गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस के डेल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने वीडियो लेके आया अपन शुक्राणु की और अंडाणु की संरचना। ये आपके यहाँ दो क्वेश्चन हो गए, एक शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है और एक अंडाणु मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर स्पर्म की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, आप सबसे पहले इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो डायग्राम आप भी इसका साथ ही बना लीजिए। जैसे देखिए ये जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं और तीन पार्ट के अंदर इसके जो तीन पार्ट बता रखे हैं, उन तीनों पार्ट के अंदर देखो मेजर पार्ट के रूप में भी है ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये देखिए स्पर्म होगा और इसी स्पर्म के अंदर यहाँ एक कैप्लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताना है और ये इसका न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ इसमें दो सेंट्रियोल्स के रूप में स्ट्रक्चर होगी। सेंट्रियोल्स क्या, सेंट्रो जो होते हैं, और ये अंदर इसका जो पार्ट होगा वो मेजर पार्ट होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। ये इसके चारों तरफ रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये इसका फिलामेंट्स होगा। देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनाई है यहाँ पर, इसको अपन क्या कहेंगे, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। और ये इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ इसकी न्यूक्लियोलस होती है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म्ड होगी। ये इसके ऊपर पाई जाने वाले एक केप लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ देखो, इसे स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट हो गया इसका हेड पार्ट, क्या कहलाएगा, हेड पार्ट, जिसको हम शीर्ष भाग कहेंगे। दूसरा पार्ट इसका यहाँ पर, इसको गिरवा कहते हैं, यानी नेक पार्ट कहलाएगा, नेक गिरवा। उसके बाद ये इसका मिडल पार्ट होगा, मिडल पार्ट क्या कहलाएगा, मिडल पार्ट कहलाता है, यानी मध्य भाग। और यहाँ पर एक रिंग पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग या वलय। और ये इसका पार्ट होता है टेल पार्ट, यहाँ तक का इसका टेल पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पूंछ। तो यहाँ देखिए इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें स्पर्म की जो स्ट्रक्चर हो रहा, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो मेल गैमिट्स होता है। और मेल गैमिट्स की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा है। यहाँ देखो इस प्रकार से एक साइटोप्लाज्म चारों तरफ इसके जमा होगा और साइटोप्लाज्म जमा होकर के यहाँ एक लेयर जैसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये इसका स्पर्म की स्ट्रक्चर होगी। यहाँ देखिए सबसे पहले जो हेड पार्ट होता है उसके दो भाग होते हैं। दो भाग के अंदर एक तो हो गया एक्रोसोम, क्या कहलाएगा, एक्रोसोम, जिसको हम एक्रोसोम ही कहेंगे। आप अंग्रेजी में भी आप एक्रोसोम कहोगे, हिंदी में भी इसका नाम क्या है, एक्रोसोम। ये इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्रक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद गिरवा पार्ट होता है, ये भाग इसका क्या होगा, समीपस्थ तारक केंद्र, क्या कहलाएगा, समीपस्थ तारक केंद्र होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो पार्ट आ गया, जो उसको हम क्या कहेंगे, दूरस्थ तारक के केंद्र कहलाता है, क्या कहलाएगा, दूरस्थ तारक के केंद्र। और इसको हम बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल्स, क्या कहलाएगा, सेंट्रियोल कहलाता है। ये इसका मिडल पार्ट हो गया। और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म,
क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहलाता है। और ये इसका मुद्रिका रिंग कहलाएगी, ये इसका टेल पार्ट पूंछे भाग होता है। तो देखिए स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चले भाई शुक्राणु की जो संरचना होती है, शुक्राणु जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुक्र जनन के द्वारा यह बनता है, शुक्र कायांतरण जो होता है उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्पर्मेटिलियोजेनेसिस कहा जाता है, जो कि एक छोटी सी गोलाकार जो सेल होती है उस सेल के द्वारा की यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये टेलाई स्ट्रक्चर बनती है। ये एक राउंडेड नॉन मोटाइल स्मॉल साइज की सेल होती है, इसके द्वारा एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्पर्मेटिलियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस सेल में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होता है, उस स्पर्म के अंदर स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, जैसे हेड पार्ट हो गया, दूसरा नेक पार्ट हो गया, तीसरा मिडल पार्ट हो गया और चौथा इसका टेल पार्ट होता है। तो ये चार भाग के अंदर आप इसको विभाजित करते हैं। जैसे एक तो हेड हो गया, हेड के बाद में क्या गया, इसका नेक पार्ट हो गया, तीसरे पार्ट मिडल पार्ट हो गया और चौथे पे नंबर पे यहाँ टेल पार्ट कहलाता है। ये चार भाग होते हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है, मतलब हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट को आप स्पर्म के एक मेजर स्ट्रक्चर मानते हो और इसके दो भाग होते हैं, एक तो इसका एक्रोसोम होता है, एक इसका केंद्रक होता है। एक्रोसोम के बारे में देखिए, ये एक्रोसोम जो होता है वो इसमें क्या होगा, एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होगा, केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। केप लाइक मतलब इस हेड के अंदर टोपीनुमा संरचना जो पाई जाती है, यानी शुक्राणु के सीट्स पर पाई जाने वाली केप लाइक या टोपीनुमा संरचना को हम एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर की ओर यहाँ कुछ क्या पाया जाता है, एंजाइम्स होते हैं। इस एक्रोसोम की बाहरी सतह पर भी यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अंदर और बाहर दोनों जगह एंजाइम्स होते हैं। अंदर की ओर जो होता है एक लाइसिन, स्पर्मिन लाइसिन के नाम से जानते हैं, इस प्रकार का एक हार्मोन एंजाइम पाया जाता है और वो क्या करता है, इस स्पर्म को ओवम जो होता है उसको पेनिट्रेट करने के अंदर, ओवम को भेदने का कार्य एक्रोसोम के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर स्पर्मिन लाइसिन पाया जाता है और स्पर्मिन लाइसिन के अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक तो हाई एलुरोनिडेज होता है, यहाँ पर मैं नाम लिख दूं, जो लाइसिन टाइप का होता है जिसको हम स्पर्मेन स्पर्मेन लाइसिन कहते हैं। क्या कहलाएगा, स्पर्मेन लाइसिन। इसके अंदर एक तो हाइलुरोनिडेज हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है और एक इसको एंटी फर्टिलाइजर जो यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन। क्या कहलाएगा, एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके टिप पार्ट पर आउटसाइड की ओर होगा और ये क्या काम करेगा, जोना पेलिसिडा को, इनको आदि को गलाने का काम करता है, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये यहाँ पर काम करते हैं। तो याद रखना है एक्रोसोम एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हेड के अंदर होती है और ये ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। दूसरा आ गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका हेड पार्ट में होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे इस स्पर्म की स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। इसी के अंदर मेल बॉडी होती है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ इंफॉर्मेशन पाई जाती है, एक इसमें न्यूक्लियोलस से पाई जाती है। तो ये दोनों मिलकर के इसका हेड पार्ट बनाता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हेड पार्ट ही ओवम के अंदर की ओर एंटर कर जाता है। वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके द्वारा ये एंजाइम्स यहाँ काम करते हैं। यह हाइलुरोनिडेज होता है वो क्या काम करता है, जो कोरोना रेडिएटा होता है ओवम का, उसको ये गलाने का काम करता है। उसके बाद आ गया गिरवा पार्ट, नेक कहेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक समीपस्थ होता है, एक दूरस्थ होता है। समीपस्थ प्रोक्सिमल का मतलब है जो हेड साइड में होता है, इसके नियरेस्ट होता है, इसलिए इसको समीपस्थ तारक केंद्र कहेंगे। दूसरा इससे दूर होता है, इसको डिस्टल या दूरस्थ तारक केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन दोनों का क्या काम होता है, तो यहाँ पर आप याद रखना इनके जो वर्क होते हैं वो, जैसे समीपस्थ वाला तो होता है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, समीपस्थ तारक के अंदर विदलन क्लीवेज जो होता है, क्या कहलाएगा, क्लीवेज, जिसको हमें विदलन कहते हैं।
विदलन की प्रक्रिया यानी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय विदलन को स्टिमुलेट करता है, ये तो ये प्रेरित करता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, विदलन कहलाता है। और दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है वो क्या करेगा, ये जो टेल जो होता है उस टेल पार्ट का जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट प्रोड्यूस करता है, जो इसके टेल पार्ट को बना देता है, तो ये टेल को बनाने वाला होगा, टेल को फॉर्म्ड करता है, टेल फॉर्म्ड करने वाले इसे सेंट्रियोल्स को दूरस्थ यानी डिस्टल सेंट्रियोल्स कहते हैं। उसके बाद इसका मिडल पार्ट आ गया, जैसे ये स्पर्म की एक मेन बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर से एक मोटा फिलामेंट होगा वो क्रॉस करता है, इसके साथ साथ इसे फिलामेंट के चारों तरफ एक स्पाइरल शेप के अंदर मतलब रिबन स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ये जमा होती है। इन माइटोकॉन्ड्रियाओं को जो यहाँ जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, निबेन कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निबेन कर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो अरेंज होती है किसके चारों तरफ, ये जो फिलामेंट होता है जो जिसको अपन टेल फिलामेंट कहेंगे, इस पूंछ तंतु के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है उसको हम निबेन कर्ण के नाम से जानेंगे। इसके साथ इसका जो साइटोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर जो जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा यहाँ एक पतली लेयर के रूप में यहाँ पाया जाता है, इसके चारों तरफ यहाँ पर एक लेयर के रूप में, इस लेयर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की ये जो लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे, मैनचेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाएगा, मैनचेट। तो याद रखना मैनचेट किसे कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म जो एक सिंगल लेयर के रूप में पतली परत के रूप में जमा होता है मध्य भाग के अंदर, उस मध्य भाग में साइटोप्लाज्म के इस पार्ट को अपन मैनचेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को निबेन कर्ण के नाम से जाना जाता है जो इस फिलामेंट के चारों तरफ अरेंज होती है। तो ये इसका मिडल पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसका टेल पार्ट और मिडल पार्ट इन दोनों के बीच में एक रिंग या वलय पाई जाती है, ऐसी रिंग होती है। इस रिंग या वलय का क्या काम होगा यहाँ पर कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उन माइटोकॉन्ड्रिया को इस टेल पार्ट के अंदर जाने से रोक देती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं जा पाएंगी, टेल पार्ट के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है कि भाई ये रिंग नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और वो नीचे चला जाता पूंछ में टेल पार्ट के अंदर, तो यहाँ इस स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यह रिंग या जो वलय होता है वो क्या काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में जाने से रोक देता है। उसके बाद ये पीछे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल यानी पूंछ कहते हैं। यहाँ इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आगे वाला अक्षीय फिलामेंट होगा, पीछे वाला इसका अंतःखंड कहलाता है। तो यानी दोनों मिलकर के पूंछे पार्ट को बनाते हैं जो कि इसको ये तैरने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, स्विम करती है, और स्विम करता हुआ जो स्पर्म होता है वो ओवम तक के फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है और ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है उसमें सभी स्ट्रक्चर आपको बता दिए, सबके कार्य होंगे। यहाँ से एक मेजर जो टॉपिक होता है उसमें आप कहोगे कि स्पर्म जो होता है उसके हेड पार्ट के ऊपर जो एक्रोसोम पाया जाता है, यदि इस एक्रोसोम को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर इस एक्रोसोम को यहाँ से हटा दिया जाए तो इसके अंदर जो पाचन के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम की मेम्ब्रेन जो होती है, लेयर होती है, उनको डिस्टोर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाए तो यहाँ ओवम का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये ओवम के अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, तो ओवम के पेनिट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर इफेक्टिव हो जाती हैं। इसी साथ अगर इसको कह दिया जाए भाई रिंग को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो आप सिंपल सा आंसर बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एंटर इन टेल पार्ट, और टेल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया एंटर कर जाने के बाद क्या होगा, इस स्पर्म को स्विम करने के लिए एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रियाओं को क्या नाम दिया जाता है, निबेन कण कहा जाता है। साइटोप्लाज्म जो एक लेयर के रूप में होगा मैनचेट कहलाता है। इस प्रकार के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं मिलकर के स्पर्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है ओवम की स्ट्रक्चर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम बना लो। हाँ, अब देखिए अंडाणु की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है जो दोनों प्रोसेस होती है उनको यहाँ कंट्रोल भी किया जाता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ इनको कंट्रोल किया जाएगा। तो पहले मैं ओवम की स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ। ओवम स्ट्रक्चर, अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ
ऑफ ए ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ए ओवम। तो ओवम की स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ एक इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा, ये एक जोना पेलुसिडा होती है, और जोना पेलुसिडा के अंदर ही फिर एग सेल पाई जाती है, और ये अंदर की ओर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है, और इस मेम्ब्रेन को ओवम की मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, और इसी को हम बाद में क्या कहेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाहर चारों तरफ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये देखो सेल से बने हुए लेयर बन जाती है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये ओवम की स्ट्रक्चर होती है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इसका टॉपिक नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो उसके अंदर कोरोना, ये रेडिएटा वाला बताओगे, जोना पेलिसेडा बताओगे, और इस प्रकार यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देखिए यहाँ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहेंगे, ओवम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका अंदर साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, और इसी को अपन क्या कहेंगे, जो मेम्ब्रेन होती है, और एक फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहेंगे, और ये इस प्रकार का एक स्पर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर विटेलाइन कोन कहलाता है। ये देखो लेयर जो होती है इसको तो अपन क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा कहलाता है, क्या कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा। इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहलाती है। अंदर की ओर पाई जाने वाली जो एक तो अंडाणु ओवम मेम्ब्रेन कहलाती है, ओवम मेम्ब्रेन, और एक यहाँ इसमें मेम्ब्रेन बनती है जिसको अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर की ओर पाई जाने वाली जो इसकी सेल्स होती है उस सेल को हम क्या कहेंगे, एग सेल, एग सेल, या जिसको हमें ओवम, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होती है वो इसका ओवम होती है, जो इसका ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ ओवम या एग सेल। तो ये पूरी कंप्लीट जो सेल होती है वो ओवम कहलाता है। इसके चारों तरफ कई प्रकार की मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के अंदर इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, सबसे अंदर की ओर इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसको हम एग सेल भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लियस ऑफ ए एग सेल कहलाता है, जो अंदर की ओर पाया जाता है यहाँ पर। और इसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होगा, और ये जैसे डेवलपमेंट होता है तो उस समय एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर ये काम आ जाता है। इसके चारों तरफ ये एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन कहलाता है, ओवम मेम्ब्रेन कहलाती है। और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आ जाता है उस समय यहाँ पर एक प्रकार की लेयर और बन जाती है, और उस लेयर को हम क्या कहेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से, निषेचन झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इस निषेचन झिल्ली और एक जो मेम्ब्रेन होता है उनके बीच में पोलर बॉडीज का निर्माण हो जाता है, जो बाद में जाकर के डिस्ट्रॉयड हो जाती है, इसका कोई यहाँ पर कार्य नहीं होता है। और ये यहाँ जहां से ओवम जो होता है वो अंदर की ओर एंटर करता है, वहां पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम क्या कहेंगे, विटेलाइन कोन, क्या कहलाएगा, विटेलाइन कोन के नाम से जानते हैं, निषेचन शंकु कहलाता है। यहीं से जो स्पर्म होता है वो अंदर की ओर एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिखाए, सबसे बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा हो गया, उसके अंदर की ओर जोना पेलिसिडा हो गया, उसके अंदर की ओर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक मेम्ब्रेन बनती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाएगा, और जहां से स्पर्म अंदर एंटर करता है वहां पर ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हमें विटेलाइन कौन कहेंगे। और अंदर इसके एग मेम्ब्रेन होती है, और अंदर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है जो एग सेल होती है, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर काम आ जाता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, जो छोटी सी स्ट्रक्चर जो आपको मैंने यहाँ बता दी है। अब स्ट्रक्चर के बाद में अगला जो अपना टॉपिक आएगा उसको मैं आपको बता दूं, यहाँ जो अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस,
तो उस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को यहाँ कंट्रोल किया जाता है। अब वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आप डायग्राम बना लो इसको। हाँ देखिए, अगला जो अपना टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर है, तो अगला जो टॉपिक होगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कंट्रोल ऑफ ए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ए oogenesis। तो देखिए सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर आता है शुक्र जनन का नियंत्रण, शुक्र जनन का नियंत्रण। देखिए अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुक्र जनन का नियंत्रण कैसे होता है, कंट्रोल्ड टू स्पर कंट्रोल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्र जनन का जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो हार्मोन्स के द्वारा होती है। तो देखो ये किस प्रकार नियंत्रण होगा, इसमें आपको बताऊं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आप जानते हो क्या है, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक पार्ट होता है और ये न्यूरो सिस्टम का भी पार्ट माना जाता है, नर्वस सिस्टम का भी एक भाग होता है। हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम GnRH के नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा, GnRH। इसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन या ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहलाएगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हार्मोन होता है वो किसके ऊपर काम करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। कौन सी ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके जो कौन सा पार्ट होगा, इस ग्रंथि की अग्रपाली होती है। कौन सी होगी, अग्रपाली। अग्रपाली को अपन एंटेरियर लोब भी कहते हैं, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम क्या कहेंगे, GTH के नाम से जाना जाता है। GTH का मतलब हो गया यहाँ पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए यहाँ GnRH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, फिर इसके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होता है, GTH हार्मोन कहलाता है। और ये जो GTH हार्मोन होता है वो दो टाइप का होता है, और ये पीयूष ग्रंथि की देखिए अग्रपाली होती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि की दो पालियां होती है, एक आगे वाली पाली और एक पश्च पाली। अग्रपाली को एंटेरियर लोब के नाम से जानते हैं, जिसको अपन और क्या कहेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और पश्च पाली जो होती है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस से कहते हैं। GTH हार्मोन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक को तो अपन कहेंगे LH और एक को कहेंगे FSH हार्मोन। ये दो टाइप के हार्मोन GTH के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ देखिए GTH के जो दो टाइप होते हैं उनको अपन इधर लिख देते हैं LH, और LH को हमें और क्या कहेंगे, ICSH के नाम से भी इसको जाना जाता है। LH का मतलब क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग। क्या कहलाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन, अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन, कोशिकीय प्रेरक हार्मोन। ये देखो दो नाम हो गए, LH भी कहेंगे, LH को ल्यूटिनाइजिंग कहेंगे, ICSH को अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। इधर जो दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहेंगे, FSH, इसका नाम क्या होगा, पुट्टिकीय पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग
हार्मोन कहलाता है। ये देखिए दोनों प्रकार के हार्मोन हो गए, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाएगा। तो एलएच और एफएसएच दोनों जीटीएस के हार्मोन होता है। अब ये देखो एलएच हार्मोन जो होता है वो किसके ऊपर काम करता है, जैसे एलएच ल्यूटिनाइजिंग है, ये लीडिक सेल के ऊपर काम करता है। कौन सी सेल्स पे काम करेगा, लीडिक सेल्स के ऊपर ये काम करता है। और इन लीडिक सेल्स को फिर एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन को हम और क्या कह सकते हैं, एंड्रोजन जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। तो एंड्रोजन को सिक्रेट करने और सिंथेसाइज करने का काम लिडिक सेल्स का होता है और इनको स्टिमुलेट करती है एलएच हार्मोन। और फिर ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के ऊपर काम करेगा, तो याद रखना ये कंप्लीट जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, कौन सी होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर ये काम करती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपको बताया गया कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखिए एफएसएच जो होता है, ये हार्मोन जो होता है वो किस पे काम करेगा, तो यहाँ पर आप याद रखना सर्टोली सेल होती है, कौन सी होगी, सर्टोली सेल्स। तो ये काम करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। और सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है, आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो जनन उपकला होती है, उस जनन उपकला के अंदर दो प्रकार की कोशिका बताई गई थी आपको। एक जो लंबी रफ सरफेस वाली होती है, खुरदरी सतह वाली होती है, लॉन्ग साइज वाली होती है, सपोर्टिंग सेल या के नाम से जानते हैं उसको, या सर्टोली सेल के नाम से जानेंगे। इस सेल के ऊपर ये एफएसएच जो होता है वो काम करती है। और सर्टोली सेल फिर क्या करती है, जो स्पर्मेटिलियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटिलियोजेनेसिस, ये प्रोसेस जिसको अपन क्या कह सकते हैं, शुक्राणु जनन के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहलाएगा, शुक्राणु जनन। तो देखिए यहाँ जो आपने शुक्र जनन का नियंत्रण पढ़ा है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, तो मेल बॉडी के अंदर इसको नियंत्रित करने के लिए जैसे हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट होता है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और ये ब्रेन का एक पार्ट भी होता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी एक पार्ट माना जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड मानते हैं। हाइपोथैलेमस को हम अदस चेतक के नाम से जानते हैं। ये जीएनआरएच हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसको गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर पाई जाती है और मटर के दाने के समान, पी के समान ये होता है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सबको ये नियंत्रित करती है। इसकी दो पालियां होती है, जैसे 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, इसके इस तरीके से दो पालियां होती हैं। यहाँ पर ये आगे वाली पाली होती है अग्रपाली, और ये पश्चे पाली कहलाती है। ये अग्रपाली होगी, अग्रपाली को अपन एंटेरियर कहते हैं, पश्चे पाली को हमें पोस्टेरियर के नाम से जानते हैं। इस पश्चे पाली को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और इसके द्वारा केवल दो ही टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बाकी हार्मोन्स इस अग्रपाली द्वारा होता है। और इस पाली के द्वारा उत्पन्न हार्मोन को हम जीटीएच कहते हैं। ये जीटीएच दो प्रकार का होता है जिसको एलएच और एफएसएच कहते हैं। एलएच को हम आईसीएसएच भी कहते हैं। एलएच का पूरा नाम क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग होता है। आईसीएसएच का अंतरालिक कोशिकीय प्रेरक हार्मोन होगा। और एफएसएच हार्मोन का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ये एलएच लिडिक सेल पर काम करेगा। लिडिक सेल के लिए को एंड्रोजन को सिंथेसाइज करना, उसको सिक्रेट करने का कार्य लिडिक सेल्स के द्वारा कौन करवाता है, एलएच हार्मोन करवाता है। इसको अपन टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और ये जो एंड्रोजन होता है वो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है बनने की, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर देता है। इसके साथ एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है जिसको आलंबन सेल भी कहेंगे। और इनको हमें और क्या कह सकते हैं, नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्पर्म्स को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये सर्टोली सेल्स देखो स्पर्मेटिलियोजेनेसिस प्रोसेस के ऊपर काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। इसको हमें स्पर्मियोजेनेसिस भी
कह सकते हैं। क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ शुक्र जनन का नियंत्रण होता है, वो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो और सिंपल तरीके से मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर इसको बताया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अंड जनन की क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है, कंट्रोल टू oogenesis प्रोसेस। आप इसका ये चार्ट है, इसको आप अपने कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर लिख लीजिए पहले। हाँ, अब देखिए, अब शुक्र जनन के बाद अपन पढ़ रहे हैं oogenesis जो प्रोसेस होती है, यानी अंड जनन की जो प्रोसेस होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए इसी के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूं जो अपने को चेंज करना है। यहाँ तो अपन लिख देंगे अंड जनन की क्रिया, अंड जनन का नियंत्रण, कंट्रोल टू oogenesis कहलाएगा ये, oogenesis। तो देखिए जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है वैसे oogenesis हो गया, वहां स्पर्म बन रहा था, इसके अंदर ओवम बन जाता है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए भी मेन जो ग्लैंड्स के रूप में काम करती है वो कौन होगी? यहाँ पर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के द्वारा वही हार्मोन सीक्रेट होगा GnRH होता है, और ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहलाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, GTS सीक्रेट करेगा, इसको फॉर्म करता है। ये दो टाइप के हार्मोन होते हैं। अब ये दोनों टाइप के हार्मोन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर किस प्रकार काम करते हैं? GTH, ये दोनों प्रकार के नाम क्या होंगे? अब पूरा नाम आपने देख भी लिया, यहाँ पर इनका नाम भी याद होना चाहिए, इनके क्या कार्य होते हैं, इन सेल्स के कार्य आपको याद होने चाहिए, हार्मोन्स के काम याद रहने चाहिए। GTH का एक टाइप तो कौन सा हो गया? LH, और इसका दूसरा नाम क्या है? ICSH। दो हार्मोन हो गए। इधर हम कहेंगे FSH होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। ये LH हार्मोन जो होता है उसे LH हार्मोन को हमें ICH बेगत ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से इसको जाना जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग। देखिए अभी अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ चुके हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ICSH को हम क्या बोलते हैं? अंतराली, अंतराली को हम इंटरस्टिशियल के नाम से जानते हैं। अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन कहलाता है। तो देखिए यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन कहलाता है। तो FSH और LH, अब ये दोनों फीमेल बॉडी के अंदर किस प्रकार काम करता है? तो ध्यान देना, LH जो होता है वो कौन से सेल के ऊपर या कौन सी क्रिया के ऊपर ये काम करेगा? तो आप याद रखना, LH जो होता है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? क्योंकि LH हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, और यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। किसको करेगा? स्टिमुलेट टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के नाम से इसको जान सकते हैं। ओव्यूलेशन प्रोसेस का मतलब है अंडोत्सर्ग जो प्रोसेस होती है, कौन सी होगी? अंडोत्सर्ग प्रोसेस को प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम क्या होगा? LH हार्मोन होता है। तो याद रखना, फीमेल के अंदर LH का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाता है तो आप कह सकते हो ये अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने का, उसको प्रेरित करने का काम करता है। इसके साथ ही FSH जो हार्मोन होता है ये क्या काम करेगा? तो याद रखना, जो फॉलिकल्स होती हैं उन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आप यहां लिखना ग्रोथ टू फॉलिकल, ग्रोथ टू फॉलिकल स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। देखो यहां पर किसको ये स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकल का जो साइज होता है उसको इंक्रीज करता है, तो फॉलिकल की साइज को या उनकी ग्रोथ को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है FSH कहलाता है। और ये जैसे ही फॉलिकल ज्यादा बड़ी हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, तब जाकर के इन फॉलिकल के द्वारा यहाँ हार्मोन सीक्रेट होता है, और फॉलिकल के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो हार्मोन होता है वो यहाँ एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो आपको यदि पूछा जाता है कि भी ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल जो ग्रोथ करती है, बढ़ जाती है, जिनको हम मैच्योर फॉलिकल होती है उसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं,
तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर इन फॉलिकल को चेंज करने का कार्य एफएसएच करेगा और उन्हें फॉलिकल्स के द्वारा हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, मतलब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं, उनको उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने देखिए दोनों के अंदर पहले आपने शुक्र जनन का नियंत्रण पढ़ लिया, अब इसके अंदर अंड जनन का नियंत्रण हो गया। वही सेम टू सेम हाइपोथैलेमस यहाँ सबसे ज्यादा मेन काम करने वाला होता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मतलब सर्वोच्च कमांडर होता है अपने शरीर का। इसके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसके द्वारा जीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होगा, सिंथेसाइज होगा, जो दो टाइप के होते हैं। तो मेल और फीमेल के अंदर इनके क्या फंक्शन होते हैं ये आपको याद रखना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस KDL को सब्सक्राइब करना।